बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन लॉ से कोई जुड़ा मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल या बदलते हुए कवानीन से मुतल्लक या कोई डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस आपको इसकी में आना शुरू हो जाएगा। टाइम शॉर्ट है, प्रोग्राम लाइव है, इसलिए कोई डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल के लिए हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप ईमेल करें, ताकि हम उसको तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको प्रॉपर एडवाइस कर सकें। हमेशा की तरह अगर आप कॉल करें अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपकी और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ बदलते हुए कवानीन से आगाही और जो लॉ के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना है। और ये हमेशा हमारा डिस्क्लेमर्स है कि आप अपनी एप्लीकेशन करने से पहले मेक श्योर करें कि या तो आप उस वक़्त के कानून, फॉर्म, फ़ीस, तमाम चीज़ों को चेक कर लें या प्रॉपरली लीगल एडवाइस लें सोलिसिटर के पास जाके, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी। तो इसलिए बिला वक्त जाके बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, मेरा सवाल है जी, मैंने अपील देने की थी और अभी मैं यही पूछना चाहता हूँ वीजा देने में वो कितना टाइम लगाते हैं? तकरीबन 2 मंथ हो गए। अभी उनको मैंने लेटर भी पाया है, रिमाइंडर, वो भी 15-20 दिन गुजर गए, अभी तक कोई वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। जब वो रिफ्यूज करना था वो वीक बाद वो लेटरें पा रहे थे। तो अभी क्या वो सो रहे हैं जी? कैसे लोग हैं, कुछ बता सकते हैं आप थोड़ा इनके बारे में जी? वीजा अपील आपकी अलाउ हो गई कि नहीं अभी हुई? हाँ जी, 2 मंथ हो गए तकरीबन रिटर्न डिसीजन मिले हुए को भी, और रिमाइंडर भी डाल चुका हूँ उनको। तो अभी तक कोई आपका रिस्पॉन्स जो गुस्सा है, जो आपका कंसर्न है, ये बिल्कुल आई डू अंडरस्टैंड। मैं इसको सिर्फ इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा कि जब अपील अलाउ होती है तो उसमें क्या है कि नॉर्मली जैसे आपका केस रिफ्यूज़ हुआ था तो आपके पास राइट ऑफ अपील था और आपने एक लिमिट ऑफ टाइम में अपील कर दी। इसी तरीके से जब आपका रिफ्यूज़ हुआ था तो एक टाइम मिलता है कि अगर दूसरी पार्टी जो कि होम ऑफिस है, अगर वो चाहें तो वो इस केस को चैलेंज करने के लिए अपर कोर्ट में जा सकते हैं। होपफुली 2 माह हो गया, अगर कुछ होता तो उन्होंने डिसीजन लिया होता, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब वो एक टाइम, सर्टन टाइम के बाद फिर आपको होम ऑफिस वाले लेटर लिखेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे कि अपना पासपोर्ट सबमिट करो ताकि वीज़ा इंडोर्स कर सकें। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट उनके पास हुआ तो नॉर्मली 2 से 3 माह तक आपको वीज़ा लगा के भेज देते हैं। लेकिन ये वीक वाला जो आपका बात है, अलाउ होके या वीज़ा लग के आपको पासपोर्ट मिल जाना चाहिए था, या कम अज़ कम उनका लेटर कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें। इन शॉर्ट, आप कॉन्टैक्ट रखें उनके साथ कि मेरा, या उनको फ़ोन करें, या फाइनली एक आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने जो केस डाला था, जिसने आपका रिफ्यूज़ किया था, आप उनको लेटर लिखें, फ़ोन कॉल करें कि हमने, मेरे अपील अलाउ हो गई, उसकी कॉपी ऑफ डिटर्मिनेशन है जज की, तो प्लीज़ मुझे वीज़ा इंडोर्स के जल्द से इन्फॉर्म किया जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि वो 7 ईयर के बेस पे किया था अप्लाई, ठीक। तो उन्होंने रिफ्यूज करके हमने फोटो को, प्री एक्शन फोटो को भेजा था, तो उन्होंने वो नहीं माने। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कुछ आप करना चाहते हैं तो कुछ इन्हें भेजना चाहते हैं तो भेज दो 10 दिन में। तो उसमें दूसरा उन्होंने रिमूवल का हम सोचेंगे, और नीचे भी लिखा हुआ है कि आपको 3 मंथ के अंदर अंदर कुछ ना कुछ 3 मंथ का टाइम आपको GR के लिए कर सकते हैं। तो उसके बीच सर कुछ पंगा तो नहीं करेंगे बोल क्या? आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, क्या हुआ? प्रिएक्शन किया था, उसका उन्होंने रिप्लाई दे दिया नहीं, बोला अब आपने GR लॉन्च, अच्छा GR का टाइम पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, वही 3 महीने का दिया ना GR का टाइम, 3 मंथ के बीच आप कर। ऊपर उन्होंने एक ये भी दिया है कि अगर आप कुछ सबमिट करना चाहते हो तो 10 दिन के बीच कर दो। एविडेंस तो है नहीं क्या उनको देने भी? ठीक। अगर आप करना चाहते हो कुछ, नहीं तो उन्होंने बोला कि
3 महीने के GR ये भी चले जाओ, 3 महीने का टाइम आता है। ठीक। आपकी कॉल का शुक्र। देखिए होता क्या है कि आपके ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका केस रिफ्यूज हुआ, आप उसको चैलेंज करना चाह रहे हैं, उन्होंने आपको अच्छा किया कि आपको लेटर भेज दिया कि आप 10 दिन में कोई सबमिशन करें, लेकिन होता नहीं है ऐसे नॉर्मली। अब आपने जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल किया था उसमें आपने सबमिट करना था कि आपने प्रॉपर्ली हमारे केस को कंसिडर नहीं किया, हमारे पास ये एविडेंस थी, इसको आपने प्रॉपर कंसिडर करें, हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम शायद बनी से यहाँ पे हैं, अपनी लाइफ को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, वापस जाके हम अपने होम कंट्री में हमारी कोई टाइज नहीं है, वहाँ जाके सेटल नहीं हो सकते, और जो हमारी यहाँ पे अचीवमेंट है हमारे बच्चों की, इसको प्रॉपरली कंसिडर किया जाए अकॉर्डिंग इमिग्रेशन रूल्स। आपने अप्लाई का रिस्पॉन्ड ना करें, मोस्ट वाले उसमें कोई एक्शन ना लें, और आप आराम से बैठेंगे जब तक वो डिसीजन लेंगे तब तक हम सेफ हैं, फिर देखेंगे नो। सो विद इन 90 डेज यू शुड लॉन्च द JR, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बेस्ट अपने सोर्स से कॉन्टैक्ट मैंने पूछे, उससे डिस्कस करें कि क्या आपको एक्शन लेना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जी आसिम है, मैं इस्लाम से बात करूँ। मैंने आपसे सवाल पूछना है कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है जो कि 10 साल की बेस पर लगा है, और इससे पहले मेरे पास Tier 1 जनरल था जो कि मेरी वाइफ के पास भी अभी वीजा है। मैंने पूछना था कि अपनी वाइफ का वीजा चेंज करवाने के लिए मुझे स्पाउस वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या उसके लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपने 10 साल रहते हुए यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई किया। आपकी वाइफ आपके उस वक्त आपके पास डिपेंडेंट थी, जब आपके पास पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे थे, वो Tier 1 पे थे या जिस कैटेगरी में भी, तो आप उसके लिए क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं करती कि डायरेक्टली किसी भी सूरत में इंडेफिनिट अप्लाई करें, क्योंकि उसने ना तो 10 साल यहाँ पे गुजारे हैं और ना ही उसने कोई 5 साल गुजारे हैं एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल या जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो। इसलिए उसको स्टेट वे इंडेफिनिट अप्लाई नहीं किया जा सकता। उनके लिए मस्ट है कि सबसे पहले वो आपकी डिपेंडेंट FLRM के तौर पे आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए एप्लीकेशन करें, वो आपका स्पाउस वीज़ा लेगी और उसके बाद बाकी के काम चलेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज ही मेरी कजन का असलम रिफ्यूज हुआ है। आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही, स्पीकर बंद करें भाई, मेरे फिर बात होगी। हेलो जी फरमाइए। जी सर, मैं पूछा मेरी कजन का असलम रिफ्यूज हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अपील का राइट मिला है। ठीक, अगर आपके कज़न ने असाइलम क्लेम किया, रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया, अब क्या होगा कि आपको उस अपील को एक्सरसाइज करना चाहिए। जो उन्होंने असाइलम में क्लेम किया होगा उसको, जो चीज़ें ऐसी आप समझते हैं कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने प्रॉपर कंसिडर नहीं की, या जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल जो इररिलेवेंट थे वो पूछे गए, या आपने सवाल कुछ पूछा आंसर कुछ दिया और लिखा उसने कुछ है, ये सारी कंट्राडिक्शंस हैं। बात यह है कि आप एक क्लेम करते हो कि मैं वापस नहीं जा सकता, मेरी लाइफ को फेयर है और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अब उसके 2 फेस होते हैं। नंबर 1 फेस तो ये है कि क्या जो आपका क्लेम है वो फेयर इनफ है कि आप वापस जाओगे तो आपकी लाइफ को खतरा है। नंबर 2 ये है कि जो आप कह रहे थे उसको इमिग्रेशन ऑफिसर ने या केस वर्कर ने या इंटरव्यूअर ने प्रॉपरली आपकी बातों को उसको वेट नहीं दिया, कंसिडर नहीं किया। अब ये दोनों चीज़ें मतलब एक ही है लेकिन दोनों डिफरेंट फेज में कंसिडर होती हैं, या इसको जज करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया आता है। आप पहली बात तो ये बताएं कि क्या जो आपने क्लेम किया था उसकी तमाम एविडेंस दी थी, सपोर्ट दी थी, प्रूफ दिया था, और जो उसने सवाल पूछे उसका आंसर आपके मुताबिक किया, फिर तो और उसने प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया, बिल्कुल आपको इस अपील को चैलेंज करना चाहिए। सेकंड ये है कि आपने, वो कहते हैं कि आपने सवाल कुछ पूछा, उसने कुछ गलत लिख लिया या उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपका जो कहने का मतलब ये था वो समझने शायद कंट्राडिक्शन हो रही है, इस पे भी आपके पास का आंसर होना चाहिए। जब आप किसी डिसीजन को चैलेंज करते हैं तो बेसिकली आप उसको वाया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या वर्बल या स्टेटमेंट, आप उसका कुछ ना कुछ आपका पॉइंट होना चाहिए। ये कहना कि मैंने जो कहा था मेरे पास यही था, मैंने कह दिया, मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, अब मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के केस में चैलेंज स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपके पास अगर इस डिसीजन को चैलेंज करने की पावर है, बिल्कुल आप अपने वकील से या किसी सोल्यूशन को मिलें, डिस्कस करें कि ये मैंने असाइलम क्लेम किया था, ये मेरा क्लेम है, ये मेरे प्रूफ थे, इमिग्रेशन ऑफिस ने एक सवाल पूछे, मैंने आंसर दिए, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने कही गई वो नहीं हैं, या जो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको प्रॉपर उसे कंसिडर नहीं किया, या उसने देखा नहीं है, या फर्दर कि आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो इंटरव्यू के दिन नहीं था अब भी आ गया है,
तो ये स्टिल फिर भी कह सकते हो कि लो जी ये मेरे पास प्रूफ आ गया, मांगा था, टाइम शॉर्ट था, अब मेरे पास है, मंगवा लिया है या मैं अरेंज कर लिया है, अब जाके मैं देने को तैयार हूँ, यस कोर्ट में जाए चैलेंज करें, देयर इज अ गुड चांस। लेकिन प्रोसीजर रिफ्यूज़ हुआ है, अपील करेंगे और जाके कोर्ट में एविडेंस देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने बच्चे के 7 इयर्स के बेस पे केस अप्लाई किया था, ठीक, जो कि होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद अब पीडियाट्रिशियन किया, फिर जुडिशियल रिव्यू में गए, उसके बाद अब ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल में अपनी अपील विन कर गए। इस सारे प्रोसेस में 2.5 साल लग गए सर, 7 इयर्स के बाद। ठीक, उस फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जज ने हस्बैंड और वाइफ को, हम दोनों को आर्टिकल 8 में ह्यूमन राइट्स में अपील अलाउ कर दी और बच्चे को 276 AD में अपील अलाउ कर दी है। ठीक, उसके बाद 14 डेज हो गए, होम ऑफिस वालों ने चैलेंज नहीं किया ट्राइब्यूनल में सर। ठीक, अब सवाल क्या आपका? उसके बाद सर 3 महीने हो गए हैं, होम ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो हमारा वकील कह रहा है कि दोबारा प्री एक्शन करके दोबारा इसको जुडिशियल की उनको थ्रेट करनी पड़ेगी, या अभी तक कोई बायोमेट्रिक भी उन्होंने दोबारा नहीं मांगे, कह रहे बायोमेट्रिक मांगते हैं। तो सर ये इस प्रोसीजर आपकी प्रैक्टिस में ये फर्स्ट ट्रिब्यूनल के बाद कितने टाइम तक वीजा? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं आपका सवाल समझ गया। नॉर्मली जब जो कोर्ट का डिसीजन आ जाता है उसके 2 से 3 माह के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले आपको लेटर लिख देते हैं कि भाई हम नए फिंगरप्रिंट दो ताकि आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें, क्योंकि आपने जो लास्ट फिंगरप्रिंट दिए थे वो 2.5 साल पहले दिए थे, बेशक साल पहले भी दिए हों तो वो आजकल वो फ्रेश मांग लेते हैं। लेकिन अगर नहीं मांगते तो कम अज़ कम कहते हैं कि आपकी अपील हो गई थी, हम आपको अपील ग्रांट कर रहे हैं, लेटर मिल जाता है, या अगर आपके पास पासपोर्ट ना हो तो आपसे पासपोर्ट मांग लेते हैं। इन किसी भी सूरतों में 3-4 माह नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, इसलिए 3 माह के अंदर ये GR में जाना या फ्रेश एप्लीकेशन करना मैं तो शायद एडवाइस नहीं करता। लेकिन फिर भी आपके जो वकील साहब हैं वो बेस्ट समझते हैं। इस केस में अगर 4 से 6 माह तक पे वेट करना पड़े तो आई डू अंडरस्टैंड, काफ़ी टाइम है, लेकिन क्योंकि उनका बैकलॉग काफ़ी जा रहा है, समटाइम वो कहते हैं कि हम डिले में जा रहे हैं, डिले हो रहा है, तो 6 माह तक अगर कुछ नहीं आता फिर आप GR में जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे पहले शायद आइडियल नहीं होगा। लेकिन आप आपके जो वकील से डिस्कस करें वो आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम का छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए भाई। और मेरे एक्चुअली 3 सवाल आते हैं, लेकिन एक मेरे मुतालिक और एक 2 मेरे दोस्त के हैं। पहला जो मेरे मुतालिक है जी, वो मैंने अप्लाई किया है, तकरीबन मेरे वीज़े को 18 महीने हो गए स्टूडेंट वीज़ा पे। ठीक, मैं आया 2008 में, तो मैंने जो ट्रैक पे अप्लाई किया था 2013 में जून में। तो मेरा जो है ना खाली अभी बन चुका है, लेकिन होम ऑफिस ने मुझे लास्ट ईयर सितंबर में मुझे कहा कि आप दूसरा इंग्लिश कर रहे, मैंने वो आइलेट्स भी कर लिया, मैंने भेज दी और इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मेरा वीजे का क्या हो गया। और दूसरा ये कि कॉलेज आपका लाइव है न, कॉलेज तो ऑलरेडी लास्ट ईयर बंद हो गया है, लेकिन मैं अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? एक ये मेरा सवाल है ना। और दूसरा मेरे एक दोस्त है, उसने 2012 में जो ना ट्रैक पे अप्लाई किया, उसको वीजा मिल गया होम ऑफिस से। फिर जो ना लास्ट ईयर उसने फिर सिटिंगल्स पे अप्लाई कर लिया ना, उसका वीजा जो ना दोबारा उसने एक्सटेंशन उसको मिल गई दिसंबर 2015 तक। लेकिन उसको लास्ट वीक लेटर आया होम ऑफिस से कि आपका जो वीजा है हमने रिफ्यूज वो खत्म कर लिया है, क्योंकि आपने 2012 में ट्रैक पे अप्लाई किया था। तो अभी वो क्या करे? और दूसरा सेम मेरा केस है, मेरे दोस्त का है, उसने अप्लाई किया है मेरी तरह, उसको भी तकरीबन 15 महीने हो गए, लेकिन उसने जो अप्लाई किया उसकी अभी तक ट्रैक सेम उसका केस है, उसने भी इंटरव्यू दिया है लेकिन इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया, लेकिन उसका कॉलेज स्टिल है। तो आप प्लीज बता के कि हम क्या करें ना। बहुत मैं परेशान, मैं ऑलरेडी मैंने MSc में एडमिशन मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, लेकिन मैं स्टिल होम ऑफिस का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया, आप आंसर सुनाइए।
जो आपका, आपके दोस्त का और दूसरे दोस्त का, तीनों दोस्तों का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट सेम, कि तीनों लोगों ने टॉइक से एग्ज़ाम दिया। यूकेबीए या होम ऑफिस ने ये इस्टेब्लिश किया है या वो ये क्लेम करते हैं कि जिन लोगों ने टॉइक से एग्ज़ाम दिया ये जेन्युइन नहीं है या ये सही नहीं है। अब क्या हो रहा है कि वो 1 बाय 1 तमाम लोगों के जो जिनके लाइव वीज़े हैं उनको कर्टेल कर रहे हैं, या जो लोग एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी टॉइक पे रिलाई किया था उनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। अगर तो आपने अप्लाई किया, पहले मैं बात करता हूँ आपका आंसर की कि आपने, आपके सवाल की कि आपने अप्लाई किया अभी तक कुछ आया नहीं, आप उनको कॉल करें, कॉलेज आपका लाइव नहीं है तो देन इस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्योंकि कॉलेज लाइव नहीं है आप उनसे मांगें कि या तो मुझे 60 डेज़ का नोटिस दो कि ताकि मैं फ्रेश एप्लीकेशन कर सकूं, क्योंकि जो आपने केस डाला हुआ है वो कॉलेज ही नहीं है तो वीज़ा कैसे मिलेगा आपको। अब इसलिए ये मस्ट है, या तो नए कॉलेज में एडमिशन लेके नई एप्लीकेशन डाल दें, पुराने वाली एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दें। लेकिन आपके केस में होगा क्या अनफॉर्चुनेटली कि यूनिवर्सिटी इस तरह के सर्कमस्टांसिस में आपको कैश लेटर नहीं देंगे, जब तक कैश लेटर नहीं होगा आपकी फ्रेश एप्लीकेशन नहीं होगी। इसलिए आइडियली जो इसमें जो प्रोसीजर नज़र आता है वो ये कि आप होम ऑफिस को लेटर लिखें कि मैंने अप्लाई किया था, केस मेरा पेंडिंग है, अनफॉर्चुनेट मेरा कॉलेज जो है जो डी लिस्टेड हो गया है, अब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये मेरे पास ऑफर लेटर है, अगर मुझे आप 60 डेज़ का नोटिस दे दें तो मुझे यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज एडमिशन दे देंगे, मैं दोबारा अपनी फ्रेश एप्लीकेशन करना चाह रहा हूँ। अगर वो नहीं करते तो फिर एनीवे आपको मेरा ख्याल सेकंड ऑप्शन कि आप अपनी फ्रेश एप्लीकेशन कैश लेके अप्लाई कर दें, पहले को विड्रॉ कर लें, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। जो दोस्त ने कहा कि टॉइक किया है उसका कॉलेज लाइव है, इंटरव्यू हो गया, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उसको चेज़अप करना चाहिए, कॉल करे बताए मेरा इंटरव्यू हो गया, आपने चेक कर लिया, मैं जेन्युइनली मैंने टॉइक पास किया, तो आप क्यों नहीं मुझे कंसिडर कर रहे हैं। जो थर्ड दोस्त का आपने बोला शायद उसका भी वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे। जिन लोगों ने भी टॉइक में एग्जाम दिया है, जिस कभी भी उसने अप्लाई किया था, या जो आपने बताया कि आपके थर्ड दोस्त ने अप्लाई किया था उसका कर्टेलमेंट आ गया, लेटर आ गया, अब कर्टेलमेंट लेटर में आप चैलेंज करें उसको पहले कि नहीं मैंने खुद एग्जाम दिया था, अब उसका प्रूफ लगाएं कब आपने फीस पे की थी, कौन सा एग्जामिनर था, कहाँ गए थे, क्या क्या सवाल थे, उसका आपके पास प्रूफ क्या है, ये तमाम चीज़ें आप उसको दें ताकि बेस्ट होगा कि वो आपको इंटरव्यू पे कॉल करें और वहाँ पे आप एस्टेब्लिश कर सकें कि यू वाज द बोनाफाइड एंड द जेन्युइन पर्सन हु टुक द एग्जाम हिमसेल्फ। अगर आप ये एस्टेब्लिश करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो डिसीजन है वो आपके फेवर में जाएगा, लेकिन इसलिए आपको थोड़ी सी हसल करना होगी कि आप उनको चेज़ अप करें और बताएं कि मैंने खुद एग्जाम दिया है, मेरे आपने जो कर्टेलमेंट की है ये इलीगल है, मैं जेन्युइनली जो अगर मैंने कभी किया था, और अच्छी बात है कि अगर साथ कोई और एग्जाम पास के साथ वो भी लगा दें कि देखिए मैंने ये इस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि आई हैव अ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मेरी इंग्लिश वेरी गुड है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, या कोई आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी चीज़ें हैं ये मैंने खुद नहीं की। अगर आप साबित कर दें तो बिल्कुल आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, रियाज गुल साहब। जी फरमाइए भाई। जी आप, मैं रियाज गुल बात कर रहा हूँ, आप बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैंने अप्लाई किया था स्टूडेंट वीजे के लिए, ठीक, फरवरी 2014 में। ठीक। हाँ जी, और अब तक मेरा कोई मेरा रिजल्ट वगैरह नहीं है। फरवरी में तकरीबन 20-25 दिन बाद हो गया था, बायोमेट्रिक्स भी हो गया है ना। कॉलेज लाइव है आपका? और जी नहीं, कॉलेज तकरीबन 1.5 माह हो गया कॉलेज फिनिश हुए ना, रिवोक्ड हुए। ठीक जी, तो अभी तक मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया, और अभी तक मतलब रिप्लाई कोई नहीं आया। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने एड्रेस वगैरह चेंज नहीं किया या कोई और चीज़ नहीं की तो मेरा ख्याल है इतना लंबा होता नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर जनवरी में अप्लाई किया था, फरवरी में फिंगरप्रिंट हो गए, तो 1.5 साल 1 ईयर 3 मंथ हो गए, तो मैं थोड़ा सा डाउट हूँ कि आप उनको चेकअप करें, उनको कॉल करें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कॉलेज भी बंद हो गया है, तो आपके पास और स्ट्रॉन्ग है, उनको कॉल करें, फ़ोन करें, लेटर लिखें कि मेरा कॉलेज मैंने अप्लाई किया था, वीज़ा ये डेट है, ये मेरा रेफरेंस नंबर है, ये इकोनॉमी लेटर है, ये फिंगरप्रिंट प्रूफ है, और कोई डिसीजन नहीं लिया, अब मेरा कॉलेज डी लिस्ट हो गया, मुझे टाइम दे के मैं फ्रेश एप्लीकेशन कर सकूँ। आइडियली होगा कि आपको 60 डेज़ का नोटिस मिल जाए ताकि फ्रेश एप्लीकेशन कर सकें। अगर नहीं भी होता तो विद इन 60 डेज़ ये इस कॉलेज को डी लिस्ट हुए अगर नया कैश लेटर लेके अप्लाई कर दो तभी एक्सेप्टेबल होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे
छोटे सवाल पूछने हैं कि मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए मैंने अप्लाई करना है विजिटर का, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और लुक आफ्टर के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जो है ज़रूरत होगी, क्या अप्लाई मैं करूँगी या मेरे हस्बैंड करेंगे? हम दोनों काम भी करते हैं और क्या पे स्लिप और जो स्टेटमेंट वगैरह दोनों की चाहिए होगी, और फिर उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे? आपके पास वीजा क्या है मैडम? मेरे पास इंडेफिनेट नेशनैलिटी है, मैं ब्रिटिश हूँ और जो है मेरे हस्बैंड इनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है। ठीक। और मैं फोन रखती हूँ, फिर मुझे जवाब दिए। ओके, और कोई सवाल आपका? और बस ये पूछना था मुझे किन चीज़ों की जरूरत होगी हम बिल्कुल, अगर आपका बेबी ड्यू है, आप अपनी मदर लॉ को स्पॉन्सर करना चाह रही हैं, और क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है कि उस वक्त आपको कोई फैमिली मेम्बर चाहिए, स्पेशल फीमेल की सपोर्ट होती है, तो आप बिल्कुल आप डॉक्टर के सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं, जब भी कोई विजिटर यहाँ पे यूके में अप्लाई करता है उसके 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 कि आप या आपकी जो मदर लॉ हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकती हैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। उसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं कि आपकी पे स्लिप्स, अच्छी बात है साल के लिए लगाएं वरना कम से कम 6 मंथ, आपके हस्बैंड की पे स्लिप अगेन 6 मंथ मस्ट, अगर साल की लग जाए आरडी अच्छा होगा। आपकी उसमें जो पैसे हैं वो आपकी बैंक में आते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम, ये दोनों चीज़ें अगर साल की हों बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, वरना 6 मंथ तो लाजमी कोशिश करें। प्लस आपके पास अकोमोडेशन, घर अपना है तो उसका प्रूफ, अगर किराए पे है तो उसका प्रूफ, और उसका सर्वे हो जाए इवन बेटर कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है टू अकोमोडेट हर। जो थर्ड है कि जब वो वापस मैडम जो जाना चाहती हैं वो लाजमी तौर पे वापस जाएंगी, उनके बच्चे, उसकी फैमिली, उनका घर, वो तमाम चीज़ें कि उनके टाइज अपने होम कंट्री में हैं। और लास्टली कि आपका बेबी ड्यू है, अगर आपके स्कैन 1-2 हो चुके, वो डॉक्टर का लेटर, ये प्रूव कि उनका जो आने का मकसद सिर्फ और एंटायरली सोलली टू जस्ट गिव यू द सपोर्ट ऑन दिस सिचुएशन, कि आपको वो सपोर्ट करना चाह रही हैं ताकि इस जो सेंसिटिव मैटर्स में आपके पास हों और आपके लुक आफ्टर करें, और उसके बाद उन्हें वापस चले जाना है, किसी किस्म की उनकी कोई इंटेंशन नहीं कि यहाँ स्टे करने की, तो बिल्कुल आपको उनको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा ना 2 छोटे से सवाल हैं। एक तो ये कि मुझे ना 2015 में इस साल ना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिला, ठीक, तो 10 साल लॉन्ग रेजिडेंसी पे। तो पहले मेरे 2 बच्चे हो गए, तो उन दोनों की ना मैंने अपनी नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, 1 महीना हो गया मुझे, ठीक, और नेचुरलाइजेशन दोनों की मैंने अप्लाई की हुई है। तो सवाल मेरा ये था कि अब जो उनकी वालदा है ना, मेरी जो बेगम जो है, हमारा झगड़ा तो उन्होंने असलम किया, मगर अभी तक केस चल रहा है उनका। तो मैंने पूछना था कि मैंने बच्चों का अप्लाई किया, क्या इस दौरान मैं उनका केस विड्रॉ करके तो उनका अपने डिपेंडेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ, या कि उनका वो एज अब बच्चों की एज अ सेटल चाइल्ड होगा, उनका वो करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मैं बेनिफिट कोई नहीं ले रहा ना, कोई हाउसिंग बेनिफिट, कोई बेनिफिट, मगर अगर चाइल्ड बेनिफिट मैं लूँ तो वो उनकी एप्लीकेशन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, मेरा 19,000 पाउंड है, मगर वो मुझे बता रहे थे कि 54,000 से अगर कम हो तो आप चाइल्ड बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसका कोई एप्लीकेशन पे असर तो नहीं पड़ेगा उनकी? तो कब उनकी एप्लीकेशन करूं? बच्चों के आने के बाद हम कर सकते हैं, कभी बताइएगा जरा। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका झगड़ा हुआ, साइलम क्लेम कर लिया, आपको 10 साल हो गए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है आपको, ये कि आप जब वो आई थी आपकी डिपेंडेंट थी, उसके बाद अलहदा होकर उसने साइलम क्लेम किया, या किस बेस पे किया? अगर आप उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी एक ग्रे एरिया है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। जो आइडियल इसमें जो मेरा ख्याल में मुझे अंडरस्टैंडिंग है एज लाइफ कि आइडियल होगा कि आप वेट करें जब आपके बच्चों को नेशनलिटी मिल जाए, उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा होगा। अभी इस वक्त आई थिंक टू अर्ली है। जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपके बच्चों को अगर चाइल्ड बेनिफिट लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, बच्चे जहाँ पैदा हो गए उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, और अब उनको अगर बेनिफिट लेते हैं, चाइल्ड बेनिफिट किसी भी सूरत में लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है। अगर आपकी लिमिटेड लीव टू रिमेन भी अप्लाई करें आपकी मिसेज, तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी स्पाउस करती हैं या बच्चों के बेस पे अप्लाई करती हैं तो उनकी फ्यूचर एप्लीकेशन पे बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब बात है कि पहले सवाल की कि अगर आप इस वक्त उनका कोई केस अप्लाई करेंगे तो वो शायद अगली दिन अच्छा नहीं होगा। जब आपके बच्चों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, आपका झगड़ा हुआ था, सुलह हो गई, शादी हुई थी, ये इस्टेब्लिश हो गया था, वो एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आई थी, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे कोई डाउट नहीं कि आपकी शादी नहीं है,
अब सेपरेशन हुई, दोबारा सुलह हो गई, अब उनको डिपेंडेंट आप उसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, यस ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर वो चाहती हैं कि मैं उससे अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट गुजारना चाहती हैं बच्चों के साथ, तो यस वो बच्चों के बेस पे भी यहाँ पे रहते हुए अप्लाई कर सकती हैं। ये दोनों चीज़ें बेटर होगा कि जब आपके बच्चों को पास मिल जाए तो प्रॉपरली फिर एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं इशफाक बात कर रहा हूँ लीड से। जी इशफाक साहब फरमाइए। जी मैंने ये पता करना था कि मेरा एक कज़न है जी, तो उसकी बेगम और उसके फादर इन लॉ के साथ फाइट हुई थी, तो उन्होंने इसे मार के बाहर निकाल दिया था। ठीक जी, तो अब मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि कौन सा केस उसके लिए बेहतर होगा अगर वो अप्लाई करे किसी लिहाज से। वो कब आए हैं यहाँ पे? 2012 में 13 में। अभी नेरली उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है। ठीक ठीक ठीक। जो लोग यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़े पे आते हैं, ये जो 2.5 साल का, पहले 2 साल का होता था, 5 साल का, ये टाइम इसलिए है कि क्या असेस किया जाए कि जो मियाँ बीवी है उसकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों यहाँ पे रहना चाहते हैं और इनके जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग है अप टू द 5 ईयर्स। पहले 2 साल का टाइम था, कुछ लोगों का 2 साल के बाद सेपरेशन होती थी, वीज़ा जब सेट होते थे। अब उन्होंने इसको ग्रे एरिया को जो एक कंडीशनल टाइम है इसको 2 साल से बढ़ा के 5 साल का दिया था ताकि इनकी रिलेशनशिप को चेक किया जाए। जो भी लोग डिपेंडेंट वीज़े पे आते हैं उन पे यही कंडीशन है कि उसने प्रूव करना है कि उनका रिलेशनशिप अभी तक सबसिस्टिंग है और बाकी तमाम चीज़ों को पूरे करते हुए 5 साल के बाद इंडेफिनिट पे जाएंगे। लेकिन अगर समहाउ किसी भी अनफॉर्चुनेटली और किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, जो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाए और वो उसमें ज़्यादती ये हद तक हो कि उनकी पुलिस रिपोर्ट हो जाए, नॉन मोलिस्टेशन ऑर्डर हो जाए या मेडिकल की प्रॉब्लम आ जाए, तो यस देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वाइफ से अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर मैं कोई बात करूँ बहुत कम केसेस में ये इस्टेब्लिश होता है या प्रूव होता है कि वाइफ की वजह से हस्बैंड के ऊपर ज़्यादती हुई या वायलेंस हुआ या उसको मारा गया। अगर वाइफ को हो तो फिज़िकली ये थोड़ा सा जो कोर्ट्स हैं या होम ऑफिस है वो उसको थोड़ा सा हमेशा एज देते हैं, लेकिन मेल के मैटर में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट देखा है कि वो इतनी अप्रोच उस लेवल तक नहीं जाती। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतने एविडेंस हैं, प्रूफ है, रिपोर्ट की थी, पुलिस में गए थे, मेडिकल था, आपको ब्रूजेस आए थे, या कोई और प्रूफ है कि फादर इन लॉ ने मारा, ब्रदर इन लॉज ने सब फाइट हुई, तो वर्बली कहा गया, उससे स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे होती हैं तो यस वो अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके पास प्रूफ क्या है। बेस्ट होगा कि किसी सोल्यूशन को मिले ताकि वो अपनी तमाम चीज़ें दिखा के असेस करें कि केस में क्या वैल्यू है। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी मैडम फरमाइए। हाँ जी सर, एक तो ये है कि मैंने अपने ना बच्चों के बेस के ऊपर 7 ईयर का केस डाला हुआ है, वो तो सेपरेट है। ठीक। हाँ जी, अब दूसरी बात ये है कि मेरे फादर इन लॉ मेरे दूसरे ब्रदर के पास ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, उनका 3 साल का वीजा लगा हुआ है। ठीक। मल्टीपर्पज तो, लेकिन 6 मंथ के बाद जैसे आपको पता है कि कंट्री छोड़नी होती है। ठीक। तो वो अभी इंडिया में जा नहीं सकते, उनको पीछे बीमार भी थे, 80 ईयर की उनकी एज है। तो अगर हम यहाँ पे किसी फ्रेंड से स्पॉन्सर लगवा के उनको यहाँ पे डायरेक्ट बुला लें, तो जब हमारा 7 ईयर के बाद हमें 1 साल और रह गया है, हम इंडेफिनेट हो जाएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? वो बोलेंगे कि पहले आपके फ्रेंड ने आपके फादर को बुलाया, अब आप अपने बिहाफ पे बुला रहे हो, कुछ ऐसे आपको किस बेस पे इंडेफिनेट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर? 7 ईयर के बेस पे बच्चों के। अभी आपको मिल गया बच्चों के वीजा, कभी मिलना है? नहीं जी, अभी लगाया हुआ है, हमारी हेयरिंग है 18 जून को अभी वो अभी, लेकिन हमें 6 साल हुए हैं, तो इसलिए पहली हेयरिंग है। ठीक 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 ठीक। चलो, पहला सवाल तो ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई और स्पॉन्सर करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई यूके में विजिट करना चाह रहा है तो उसकी 2-3 कैटेगरीज हैं।
नंबर 1 तो एक जनरल विजिटर होता है, फैमिली विजिटर होता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी को कोई स्पॉन्सर ना भी करे तो खुद इट सेल्फ ही अपने आप को, अगर आप अकोमोडेशन वो यहाँ करते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ फिरने जा रहा हूँ, तो यस वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको कोई उसका दोस्त बुला रहा है, दोस्त बुला सकता है, कल को आप बुलाना चाहेंगे आप बुला सकती हैं, तो इससे उनकी फ्यूचर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ अब डिपेंड करता है कि क्या स्टेडियम में जब वो अप्लाई करेंगे, यूके में आएंगे, तो वो उनको कैसे कंसिडर करते हैं, क्या वीज़ा देते नहीं देते, या नॉर्मली वो समझते हैं कि यूके वाले के या बंदा इंडिया क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है, या ये वापस जाके इंडिया से वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई कर रहा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो शायद डाउट में जाएं, लेकिन जो लॉ है वो परमिशन देता है कि यस वो आ सकते हैं। उनको अगर दोस्त स्पॉन्सर करना चाहे वो खुद अपने आप आ सकते हैं, और उनकी फैमिली स्पॉन्सर करना चाहे, इन तीनों कैटेगरीज में जो आपकी चॉइस है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकंड सवाल जब आपने कहा कि आपको नेक्स्ट इंडेफिनिट नहीं मिलेगा, बच्चों की बेस पे आपको भी 2.5 साल की लीव मिलेगी और आपको 10 साल तक 2.5 साल की 4 लीव लेना पड़ेंगी, उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा और उसके बाद फिर नेशनलिटी मिलेगी। लेकिन लेट्स से आपको अगले साल इंडेफिनिट मिल भी जाए तो कोई यहाँ पे अभी तक लॉ नहीं है कि अगर आपके पास इंडेफिनिट हो और आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि जो भी फॉरेन आपकी फैमिली एल्डर डिपेंडेंट्स हैं वो सोली इंटायरली आप पे डिपेंड करते हैं एंड दे कांट सर्वाइव देयर सेल्फ ऑन हिज ओन। तो वो तमाम चीज़ें काफ़ी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरा करना पड़ती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप किसी वकील से डिस्कस कर लें। आप इस तरह से कोई एंगल या होप या अनफॉर्चुनेटली ना रखें कि ये ना हो कि सोचें कि नेक्स्ट ईयर आपको इंडेफिनिट मिलना है तो फ़ौरन वो क्वालिफाइड करेंगे तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे उनको वीज़ा मिल जाएगा। अगेन आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करना पड़ती हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज़ भी फ्यूचर में एप्लीकेशन करनी हो तो बेस्ट होगा कि आप सोल्यूशन से डिस्कस कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने नेशनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछना था। जी फरमाइए। मैं इस कंट्री में एज अ स्टूडेंट आई थी, मेरी शादी हो गई थी और मुझे इस कंट्री में आए हुए ऑल टुगेदर 4 इयर्स हो गए और मुझे अभी इंडेफिनेट मिला है। तो क्या मैं अभी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? और मेरी शादी को 2.5 ईयर हो गए, या मुझे 3 ईयर होने का वेट करना पड़ेगा? और मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है। ठीक, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक ये है कि आपको 2 साल पूरे करते हुए, जो पुराने रूल्स में अगर आप आई थी तो आपको यहाँ पे 2 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट मिलेगा, और उस पर कंडीशन ये है कि इंडेफिनिट के 1 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी फ्रेश एप्लीकेशन हो तो टोटल 3 साल। लेकिन अगर आपको जब भी आप आई हैं और आपने अप्लाई कर दिया, वीज़ा मिल गया, इंडेफिनिट मिल गया, तो ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा करना ज़रूरी है कि 3 साल भी हों और इंडेफिनिट के बाद 1 साल भी हो। तो इसी आपको अभी इंडेफिनिट मिला है, वेट करें, 1 साल के बाद आप प्री नेशनलिटी की एप्लीकेशन के लिए क्वालिफाइड करेंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी कज़न ने पाकिस्तान से विजिट वीज़े के लिए अप्लाई किया था। ठीक। तो उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। तो स्पॉन्सर था कज़न का। ठीक। तो उन्होंने अपील का राइट भी नहीं दिया और उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट पे ये एलिगेशन लगाई है ये फेक था और आप आइंदा 10 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। हालांकि वो डॉक्यूमेंट फेक नहीं था। अब अपील का राइट भी नहीं है और फ्रेश एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकते। तो आप बताएंगे कि क्या सोल्यूशन है इसका? ठीक, जो आजकल विजिटर की एप्लीकेशन है, सवाई उसमें स्पाउस, चिल्ड्रंस और पेरेंट्स के इनके अगर आप किसी किस्म की एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जो आपको राइट ऑफ अपील है वो लिमिटेड है, इसलिए आप उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया। लेकिन साथ ही अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पे एक डिसेप्शन का एलिगेशन लगा दिया। आप अब खामोशी इख्तियार करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बात हुई है वो आपने एक्सेप्ट कर ली। आइडियली ये है कि आप इसको एक लिमिटेड राइट ऑफ अपील के ऊपर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहा कि फेक है, आप उसकी तमाम अथेंटिसिटी रिपोर्ट्स, उसका मतलब ये है कि लेट्स से वो कहते हैं कि जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है ये प्रूव नहीं हुई कि ये जेन्युइन नहीं है, तो आपको चाहिए कि उसकी दोबारा आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। अगर आपने 3 माह की दी थी तो कोशिश करें कि साल की पूरी साथ लगवाएं। लेटेस्ट बैंक मैनेजर से लेटर लें और उसे स्टम्प करवाएं और कंफर्म करें कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो जेन्युइन थे और उसे एक रिपोर्ट बनवाएं।
अगर किसी किस्म का और कोई लेटर है, कोई प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी का सेम। अब मुझे पता नहीं कि किस डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने डाउट किया है या एलिगेशन लगाया है, लेकिन जो भी आपका लेटर या जो आपकी चीज़ उन पर एलिगेशन लगाया है उसकी एक अथेंटिसिटी रिपोर्ट विद एविडेंस तमाम सोर्स के साथ उसको इस्टेब्लिश करें कि जो ये लेटर है ये जेन्युइन है, को उसको रिव्यू में जाएँ, उसकी ये लॉन्च करें, ताकि ये ना हो कि फ्यूचर में कभी भी एप्लीकेशन करें तो ये जो एलिगेशन है ये हमेशा लाइव रहेगा। दो कि अगर आपको अपील ना भी मिले या वीज़ा ना भी मिले, लेकिन ये एलिगेशन आपका सेटिस्फाइड कराना आपके लिए मस्ट है, वरना फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगा। डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, उसकी तमाम चीज़ें प्रूफ दे के आप उसको चेक करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। असल में मेरा स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन आ रही है 22 सितंबर। ठीक। तो 9 जुलाई जब 2012 में लॉ चेंज हुआ था, उसके बाद मैंने फाइल जमा कराई थी 5 साल की कैटेगरी में। सवाल क्या आपका? तो अब मेरी एक्सटेंशन स्पाउस वीज़ा की आ रही है, तो मैंने ये पूछना था कि मुझे कौन इंग्लिश कोर्स कोई रिक्वायर्ड है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, और दूसरा मुझे एक्सटेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैं। आपने पहले कोर्स पास किया था कि नहीं किया था? मैंने एक सिंपल कोर्स किया था, जब मैंने 2012 में जब मैंने वो जो किया था वो मुझे याद नहीं है वैसे। ठीक, इसमें सिर्फ स्माइल ही है मेरे पास आंसर में। आप क्या करें कि जो चेक करें कि जो कोर्स किया था अगर उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी तो फिर तो आप उसी सर्टिफिकेट पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन को डिग्री तो महल की है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो एनीवे आपके पास, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए डिपेंडेंट के फ्रेश एप्लीकेशन या एक्सटेंड के लिए आज के लॉ के मुताबिक आपको ई सोल का A1 या इसमें आपके 4 बैंड ईच कंपोनेंट से आते हैं तो एक्सेप्टेबल हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? सपोज करिए आप दोनों की इनकम के मिसेज एंड आप दोनों काम करते हैं, अब दोनों की इनकम मिला के 18,600 से अबव होनी चाहिए। अगर बच्चे हैं तो फिर वो आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आपकी रिलेशनशिप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, इंग्लिश पास कर ली है आपकी, ये तमाम चीज़ें जो हैं जी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। दोनों के पासपोर्ट होंगे, एप्लीकेशन होगा, फीस होगी, फ़ोटोग्राफ्स होंगे, ये लगा के आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप सेम डे जाके प्रीमियम सर्विस पे भी अप्लाई कर सकते हो और बाय पोस्ट भी कर सकते हो, ये उस वक्त आप डिसाइड कर लेना। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि शायद कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही, तो या उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने साइलम किया था 2013 में, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उसके बाद जो है मेरे साल के बाद मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया है, मैंने इंटरव्यू, तो फिर जो है ना अब उन्होंने 2-3 वीक्स के बाद जो है ना मेरा रिफ्यूज़ कर दिया और अपील का राइट्स भी मुझे मिला और जुलाई में 20 जुलाई को मेरी हेयरिंग है। तो उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए और कह रहे हैं कि ये सब फेक है। तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि आगे मेरा क्या हो सकता है? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ इधर। तो और आपके जो अपील की है वो आपके वकील ने लॉन्च कर दी है? जी वो कर दी है। ठीक मैडम, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट है। इसका प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद बदलते हुए कवानीन, अपडेट रूल्स या कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन आपका ये कहना कि अपील लॉन्च हो गई है, क्या हो सकता है? बेस्ट पर्सन जो आपका सोलिसिटर है वो आपको एडवाइस करेगा, क्योंकि उसके पास तमाम पेपर्स हैं, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, या वो आपके केस को प्रॉपर समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहें तो आप मुझसे या किसी भी वकील से आके मिल सकती हैं। किसी भी सोलिसिटर को ढूंढने के लिए हमेशा लॉ सोसाइटी या नाम आप टाइप करें तो आपको उनका डिटेल्स मिल जानी चाहिए, क्योंकि ऑफ जो लॉ के मुताबिक हम अपनी डिटेल्स लाइव नहीं दे सकते। लेकिन एनीवे तमाम सोलिसिटर जो होते हैं वो अंडर द लॉ सोसाइटी सुपरवाइज होते हैं। आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से हमें सर्च कर सकते हैं। लेकिन आइडियली ये शॉर्ट टाइम में या इस पोजीशन में ये बताना कि हो क्या सकता है, अपील लॉन्च कर दी है, जो आपके वकील साहब ने या सोलिसिटर ने आपको एडवाइस किया है, आप उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें और जाके विटनेस करें। आपकी जो हियरिंग होती है उसके 2 मकसद होते हैं।
जब आप कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो हम हमेशा, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे उसके मुताबिक डिसीजन आएगा। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली केस रिफ्यूज़ हो जाए, फिर कोर्ट में जाए, तो कोर्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोल जो कोर चीज़ है वो ये है कि जो आपकी विटनेस स्टेटमेंट है। अगर आपकी वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं या चीफ आपकी विटनेस होती है, वहाँ पे जज असेस करेंगे, जो ऑनरेबल जज जो भी होगा वो असेस करेगा कि जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है या जो आप कह रही हैं वो ठीक है, तो यस देयर इज़ अ गुड चांस कि अपील अलाउ होगी। या अगर आप समझते हैं कि कोई आपके सवाल कुछ है, आंसर कुछ है, या आप कंट्राडिक्शन आ रही है, वो सबसे आपको जो आपका क्लेम है ये आपको बिल्कुल आपका वहाँ पे प्रॉपरली असेस होगा। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो आपकी वहाँ पे स्टेटमेंट है, विटनेस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट को होगी। आपके केस का कितना चांसेस हैं, क्या विन है, वो टोटली या ज़्यादा जो है, टोटली ना भी कहूँ तो मोर लाइकली आपकी विटनेस पे काउंट होगा। यस ऑफ कोर्स जो सोलिसिटर होगा उसकी ग्राउंड भी काउंट करती हैं, जो बैरिस्टर या सोलिसिटर कोर्ट में जाते हैं उनके स्केलेटल आर्गुमेंट्स भी होते हैं, उनकी सबमिशन भी होती है। लेकिन अगेन एंड अगेन इस तरह के मैटर में क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी विटनेस क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो आप कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी सर, मैं असल बात कर रहा हूँ। जी तो सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास असाइलम है, 2013 में मई में लगा था मेरा असाइलम, एक्सेप्ट हुआ था, इशू हुआ था। तो अभी मेरा जो इंडेफिनेट होगा वो 2018 में होगा मई में। तो मेरी कुछ प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, तो मेरे नाम पे जो, तो पर्सनल मेरे नाम पे, तो वो मुझे सेल करनी है उसको। तो क्या मैं पाकिस्तान में होम ऑफिस से परमिशन लेके जा सकता हूँ, या फिर उसका मुझे अभी अपने इंडेफिनेट तक का वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं इंडेफिनेट के बाद भी नहीं जा सकता या कभी जा नहीं सकता? तो इसके बारे में मुझे सर प्लीज बताइए। ये सारे आंसर आपके खुद क्लेम से निकलते हैं। जो आपने क्लेम किया था कि वापस जाऊंगा, वापस नहीं आ सकता, लाइफ को खतरा है, फियर ऑफ लाइफ, ये सारे आपने 1 साल पहले बातें की हैं। आज 1 साल के बाद चेंज हो गया, हम उससे इजाज़त लेके जाओगे, वैसे खुद जाओगे, तो उसके बाद फिर अगर वापस आते हो तो एयरपोर्ट पे हुमस पूछेगा, साल पहले आप कहते हैं कि मैं जाऊंगा, वापस नहीं आ सकता, वापस आ गए हो, तो क्या ख्याल है आपकी लीव को कटेल कर दें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो इस तरह के सवाल होम ऑफिस का जो इमिग्रेशन ऑफिसर या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होगा जो भी आपको एयरपोर्ट पे चेक करेगा, ही कैन मे आस्क दिस क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा नहीं है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके बाद खुद ही आप उसको वायलेट कर रहे हैं। यस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ें हैं, आप किसी को अथॉरिटी दे के सेल कर सकते हैं। कोई आपका नॉमिनी आपके बिहाफ पे उनकी सेल ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद यही मेरे दिमाग में आपके लिए एडवाइस है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। नाज़रीन, कंट्रोल से इंस्ट्रक्शंस, ईमेल एड्रेस हमारा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई डिटेल या किसी भी लॉ से मुतल्लिक आपको एडवाइस चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया, सराहा शुक्रिया।